हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो हिंदी विषय के शब्द भेद शब्दों के प्रकार टॉपिक पर बनाया गया है। हम आज देखेंगे कि हिंदी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधार पर और कैसे किया गया है। ये आने वाले आपके तत्सम तद्भव योग ऋण देशज विदेशज शब्दों को समझने के लिए आपके आधारी ज्ञान को एक मजबूती प्रदान करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शब्दों के भेद काइंड ऑफ वर्ड। हिंदी के शब्दों को वर्गीकरण के चार आधार हैं। वर्गीकरण के कितने आधार हैं? चार आधार। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा रूप और प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। लेकिन आपको दोनों जो पहला और दूसरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। पहला है उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना बनावट अर्थात व्युत्पत्ति के आधार पर। तो चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहले स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार प्रकार हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए, आज के वीडियो में हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के बारे में जानेंगे कि ये शब्द क्या हैं। फिर हमारे आने वाले अगले वीडियो में हम तत्सम तद्भव के सारे महत्वपूर्ण शब्दों को कवर करेंगे, A to Z, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो चलिए समझते हैं तत्सम क्या है। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। शाब्दिक अर्थ तत् यानी उसके, ब्रैकेट में उसके मतलब संस्कृत, तत् यानी उसके और सम यानी समान अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हों तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य, पुष्प इत्यादि। उसी तरह तद्भव शब्द देखते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। शाब्दिक अर्थ तद यानी उसके, भव यानी उत्पन्न, उससे उत्पन्न, उससे मतलब संस्कृत। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। जैसे देखिए, एक शब्द है उज्ज्वल, सबसे शुद्ध रूप यही है इसका, जो संस्कृत में उज्ज्वल, प्राकृत में इसको उज्जल बोलते हैं और हिंदी में उजला। उसी तरह संस्कृत में कर्पूर, देखिए प्राकृत में कपूर हुआ, फिर हिंदी में कपूर। संध्या संस्कृत में, प्राकृत में संझा, हिंदी में सांझ। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा है देशज। देशज शब्द किसको कहते हैं? शाब्दिक अर्थ इससे ही पता चल जाएगा। देश धन ज, ज का अर्थ होता है जन्म लेना। देश धन ज अर्थात देश में जन्मा, देश में जन्मा शब्द। अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए। ठीक है, परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी या आवश्यकता अनुसार अपने अपने भावों को उद्घाटित करने के लिए ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय स्तर पर जन्म लेते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, झोला, गाड़ी, खटखटाना, चिड़िया। ये सारे शब्द एग्जाम में आ चुके हैं, उन्हीं शब्दों को ही यहाँ शामिल किया गया है। जैसे गड़बड़, लोटा, ठीक है, पगड़ी, खटखटाना और अपना डोंगा, ये सारे शब्द एग्जाम में आ चुके हैं विभिन्न एक दिवसीय एग्जाम में। तो देशज शब्द से हमने क्या सीखा? देशज शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनका जन्म देश में होगा, किसी क्षेत्रीय विशेष स्थान में आवश्यकता अनुसार पढ़ने पर इन शब्दों का जन्म होता है। जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, ठेठ को अंडरलाइन करेंगे, झोला, गाड़ी, खटखटाना। अब देखते हैं विदेशज। विदेशज मतलब विदेश धनजा अर्थात ऐसे शब्द जो देश से बाहर विदेश में जन्म हुए हैं। इनको आगत शब्द भी कहा जाता है, विदेशी शब्द भी कहा जाता है। आगत अर्थात आया हुआ, अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्दों में कुछ को ज्यों का त्यों अपना लिया गया है, जैसे आर्डर, क्रिकेट, कैंप, कंपनी, और कुछ को हिंदीकरण अर्थात तद्भवीकरण करके अपनाया गया है। जैसे ऑफिसर को अफसर, लैंटन को लालटेन, हॉस्पिटल को
अस्पताल, कैप्टन को कप्तान। ठीक है। हिंदी में विदेशज मुख्यतः दो प्रकार के हैं। ठीक है, हिंदी में जो विदेशज शब्द मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला, मुस्लिम शासन के प्रभाव से, भारत में काफ़ी लंबे समय तक मुस्लिम शासन था, मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए अरबी, फारसी आदि शब्द। दूसरा, यूरोपीय कंपनियों के आगमन व ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए हुए अंग्रेजी शब्द। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में प्रचलित विदेशज शब्द को अरबी, फारसी, अंग्रेजी। ठीक है, अधिक मतलब अधिक प्रचलित विदेशज शब्द जो है अरबी, फारसी और अंग्रेजी। और कम प्रचलित विदेशज शब्द में तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली। बहुत कम टाइम के लिए थे लोग। उसके बाद देखते हैं हम शब्दों का वर्गीकरण। दूसरा आधार क्या है? रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, पहला वाला क्या था? उत्पत्ति के आधार पर, ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर। दूसरा वाला आधार हमारा क्या है? रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, कि कैसे शब्दों की व्युत्पत्ति होती है, उस आधार पर। दो हैं, मतलब तीन है। पहला ऋण शब्द, फिर यौगिक शब्द, फिर अपना योग ऋण शब्द। तो सबसे पहले देखते हैं ऋण शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों, जैसे चावल। ठीक है, जैसे चावल। तो इसको अगर तोड़ेंगे, चा धन वल, अर्थात चावल ऋण शब्द है, क्योंकि चा और वल का कोई अपना अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, इन शब्दों के आप अगर खंड करेंगे तो उनका शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, सार्थक खंड से आशय कि अगर उस शब्द को आप तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। चा का कोई अर्थ नहीं है, वल का कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह अगर आप अपना दिन को तोड़ेंगे तो दी का कोई अर्थ नहीं निकलता, ना का कोई अर्थ नहीं निकलता। अब देखते हैं यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, अर्थात उन शब्द को अगर आप तोड़ेंगे तो उनका कोई अर्थ निकलेगा, सार्थक अर्थ होगा। दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। दो या दो से अधिक ऋण शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं, जैसे आग बबूला। अब देखिए, आग बबूला एक शब्द है, इसको अगर हम तोड़े, खंड करें तो इसका सार्थक अर्थ निकलता है। कैसे? आग का मतलब अग्नि, अब बबूला का मतलब उसका भी आग का मतलब जो है अर्थ निकल गया। उसी तरह देवालय का, देव धन आलय, देव अर्थात देवता, आलय मतलब घर। ठीक है, देव आलय। पीलापन, ठीक है, तो पीला का कोई अर्थ निकलता है, मतलब ऐसे शब्द जिनका सार्थक अपना खंड निकले, आप उसको अगर तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ निकलता हो, तो वो यौगिक शब्द है। ठीक है, यहाँ प्रत्येक शब्द के दो खंड है और दोनों के सार्थक अर्थ हैं, ये याद रखेंगे। अब तीसरा देखते हैं योग ऋण, जो एग्जाम में बार बार आता है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, योग ऋण कहलाते हैं। मतलब ये शब्द यौगिक शब्द हैं, लेकिन ये किसी विशेष अर्थ की व्याख्या करते हैं, किसी विशेष अर्थ के बारे में बताते हैं, एकदम थर्ड के बारे में। मतलब यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे तो वो योग ऋण कहलाते हैं। मतलब यौगिक शब्द ही योग ऋण हैं, लेकिन वो शब्द किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी के बारे में बात हो रही है। पीताम्बर का सामान्य अर्थ होता है पीला वस्त्र, किंतु यहाँ पे विशेष अर्थ में अगर हम देखें तो श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है पीताम्बर। ठीक है, विष्णु जी के लिए, श्री कृष्ण के लिए। इसी तरह जलज का सामान्य अर्थ है जल से जन्मा, किंतु यह विशेष अर्थ में हम देखें तो सिर्फ कमल के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जलज, जल में जन्मे किसी और वस्तु को हम जलज नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने सीखा कि सारे जो यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वो योग ऋण शब्द हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग ऋण शब्द होते हैं, जैसे पंकज, चक्रपाणी, दशानन अर्थात रावण। ठीक है, मतलब बहुव्रीहि समास के जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे योग ऋण शब्द होते हैं, ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं तीसरा आधार शब्दों का वर्गीकरण का, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार हैं। पहला विकारी शब्द, अविकारी शब्द। बहुत लोगों को ऐसे शब्द परिभाषिक तौर पर याद नहीं होते कि विकारी और अविकारी का अर्थ क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण दोष उत्पन्न हो, मूल शब्द रूपांतरित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब कोई भी जो शब्द है, ठीक है, जैसे अगर पुरुष उपयोग करता है तो मैं खाना खाता हूँ,
और अगर स्त्री उपयोग करती तो मैं खाना खाती हूँ। तो ये जो शब्द है ये परिवर्तन हो गया, खाता और खाती। तो ये जो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं ये विकारी शब्द हैं। ठीक है, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द ये सभी विकारी शब्द हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, इसमें लिंग परिवर्तन के कारण लड़की पढ़ रही है होगा। ठीक है, तो देखिए शब्द चेंज हो गया, तो ये कौन सा शब्द है? विकारी शब्द। उसी तरह लड़का दौड़ रहा है, वचन परिवर्तन अगर करें तो लड़के दौड़ रहे हैं। ठीक है, बहुवचन हो गया, तो देखिए लड़का का क्या हो गया? लड़के। तो ये भी अपना परिवर्तित हो गया विकारी शब्द। मतलब लिंग, वचन इनके आधार पर इनका परिवर्तन होगा, लिंग, वचन और कारक के आधार पर, और इनमें जो परिवर्तन आएगा उसको विकारी शब्द बोलेंगे। इसी प्रकार से अभी अविकारी शब्द को देखते हैं। ठीक है, तो विकारी शब्द में क्या क्या आते हैं? संज्ञा आएंगे। संज्ञा आपको अब इन शॉर्ट में आप जानते हैं, प्लेस, पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति स्थान का जो विशेष नाम होगा वो संज्ञा होगा। संज्ञा, सर्वनाम अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देखते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये लिंग, वचन, कारण के आधार पर इनका परिवर्तन नहीं होगा, ये एज इट इज अपने उसी रूप में रहेंगे। अविकारी, अपरिवर्तन। ठीक है, अविकारी, अपरिवर्तन, इसमें परिवर्तन नहीं होता। सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी हैं, याद रखेंगे। जैसे यहाँ, किंतु, नित्य, और, अरे, आज, ये जो सारे शब्द हैं ये न लिंग, न वचन और न ही कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होंगे, ये मूल रूप में ही रहते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द में क्या क्या आते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ये याद रखेंगे। जैसे अविकारी शब्द आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहाँ, देखिए इन सारे शब्द को ये कभी परिवर्तित नहीं होते, ये ऐसे ही रहेंगे। उसी तरह संबंध बोचक में, संबंध बोधक अव्यय में, समुच्चय बोधक में, विस्मयादि बोधक में, ये सारे शब्द हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो ये अविकारी शब्द है। कभी कभी हिंदी में पहचानने को आता है, विकारी शब्द पहचानिए, अविकारी शब्द पहचानिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, चौथा आधार शब्दों के वर्गीकरण का है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर एकार्थी जिसका एक अर्थ होगा, अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ होंगे, समानार्थी अर्थात उसके समान और कई अर्थ होंगे, विलोम या विपरीतार्थी शब्द। तो पहला है एकार्थी, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इस कोटि में आते हैं, जैसे गंगा, पटना, राधा, मार्च, ये पर्टिकुलर किसी एक के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। अनेकार्थी, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे हार, हार का मतलब गले की माला भी होता है और हार का एक अर्थ पराजय भी होता है। इसी तरह कर का एक अर्थ हाथ होता है और कर का एक अर्थ टैक्स भी होता है। समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द, ये तो आप जानते हैं हिंदी भाषा में अनेक शब्द हैं जो समान अर्थ देते हैं, जैसे आकाश, नभ, गगन, कुसुम, पुष्प, फूल। उसी तरह विपरीत, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं विलोम या विपरीत शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जय का पराजय, सच का झूठ, दिन का रात। तो आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले हम वीडियो में तत्सम तद्भव पर वीडियो हम बना करके लेकर के आएंगे आपके आगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।